नमस्कार दोस्तों, इस रिपोर्ट को जरा रुक कर ठहर कर सुनिएगा जरूर, क्योंकि ये रिपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता इस कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। दोस्तों, हिंदू अगर मुसलमानों के खिलाफ हिंसा करते हैं तो वो राष्ट्रवादी उत्साह की अभिव्यक्ति है। हिंदुत्ववादियों को या हिंदुओं को अधिकार है कि वो मुसलमानों पर हिंसा करे। मुसलमानों को ये हिंसा बर्दाश्त करनी चाहिए, किसी तरीके का प्रतिरोध नहीं करना चाहिए। अगर ये प्रतिरोध करते हैं तो उसमें हिंसा होती है, तो वो हिंसा अपने आप ही दहशतगर्द राष्ट्र विरोधी कृत्य बन जाती है। सत्य हिंदी की ये बेहतरीन रिपोर्ट मैं आपको बता रही हूं कि कितनी बेहतरीन रिपोर्ट है। जो इस हिंसा में शामिल है उनकी किसी भी तरीके की कानूनी या दूसरे किस्म को मदद करना भी राष्ट्र विरोधी या दहशतगर्द कृत्य है। इस हिंसा के तथ्यों को पता करने की कोई भी गतिविधि राष्ट्र विरोधी कृत्य है। यह निष्कर्ष 7 साल पहले गणतंत्र दिवस के दिन उत्तर प्रदेश के कासगंज में हुई हिंसा में एक हिंदू पंकज गुप्ता के मारे जाने के मामले में लखनऊ की एक अदालत के फैसले से निकाले जा सकते हैं। अदालत ने पंकज गुप्ता की मौत को पूर्व नियोजित राष्ट्र विरोधी आतंकवादी साजिश माना और 28 मुसलमानों को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही उसने मुसलमानों के साथ खड़े होने वाले लोगों और संगठनों के खिलाफ टिप्पणी भी की। इस फैसले से आज की राष्ट्रवादी समझ पृष्ठ होती है कि हिंदुओं की हिंसा पूर्व नियोजित नहीं होती, वो स्वतः स्फूर्त होती है। ये संभावत हिंसक भी नहीं होता, हो ही नहीं सकता। वो तो बस भड़क जाते हैं या उत्तेजित हो जाते हैं, या तो 500 साल पुरानी किसी नाइंसाफी की याद के कारण भड़क जाते हैं, या किसी भी शक्ल सूरत देखकर या गौमांस के ख्याल से ही वो उत्तेजित हो सकते हैं। वो उत्तेजना स्वाभाविक और जायज है। इस उत्तेजना में अगर उसमें हिंसा हो जाती है तो उसे उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन अगर मुसलमान अपने ऊपर होने वाली हिंसा का प्रतिरोध करे, बचाव करे और उसमें हिंसा हो तो वो हिंसा हमेशा पहले से तय साजिश के मुताबिक की जाती है। वो हिंसा हिंदुओं के खिलाफ नहीं, राष्ट्र के खिलाफ होती है। राष्ट्र के खिलाफ अपराध हो जाती है। हिंसा का हर वो कृत्य जिसमें मुसलमान हो, आतंकवादी याद हो। 2018 के गणतंत्र दिवस के रोज उत्तर प्रदेश के कासगंज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और संकल्प फाउंडेशन के लोगों ने जबरन एक मुसलमान बहुल्य मोहल्ले से मोटरसाइकिल रैली ले जाने की कोशिश की थी। उस वक्त उस मोहल्ले में गणतंत्र दिवस समारोह हो रहा था दोस्तों। तिरंगा फहराया जा रहा था, लेकिन तिरंगा झंडा लिए हुए हिंदू मोटरसाइकिल दौड़ाते हुए उसके बीच से निकालना चाहते थे। पत्रकार कृष्ण प्रताप सिंह ने 31 जनवरी उस वक्त अपने लेख में इस घटना के बारे में बतलाया था कि कासगंज के बद्दू नगर मोहल्ले में अल्पसंख्यक भी सांप्रदायिक शक्तियों के इस दुष्प्रचार के विपरीत कि वो राष्ट्रीय समारोह को लेकर उत्साह नहीं प्रदर्शित करते हैं, गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारी में लगे थे। उस परंपरा के अनुसार जिसके तहत वहां वे गणतंत्र और स्वतंत्रता दिवस मिलजुल कर मनाते हैं। हाँ, उन्होंने सड़क तक कुर्सियां बिछा रखी थी और उन्होंने अंदेशा था कि वही फसाद का कारण ना बन जाए। और अभी वो तिरंगा फहराने की तैयारी ही कर रहे थे कि विश्व हिंदू परिषद और अखिल भारतीय विश्व विद्यार्थी परिषद की तिरंगा रैली में शामिल लोग वहां पहुंचे और कुर्सियां हटाकर रैली को निकाले जाने का फरमान सुनाने लगे। लोगों ने उनसे झंडा तोरण तक इंतजार करने का आग्रह किया तो वो उन्हें कबूल नहीं हुआ और वो मनमानी पर उतर आए। नारेबाजी के बाद बवाल शुरू हुआ तो बढ़ते बढ़ते मारपीट और आगजनी तक पहुंच गया
और एक युवक की इसमें हत्या तक कर दी गई। कासगंज में 26 जनवरी की इस हिंसा के बाद भी हिंसा हुई। मुसलमानों के घर, दुकान और उनकी संपत्ति को लूटा गया, जलाया गया। ये सब कुछ, जी हाँ, ये सब कुछ तीन दिन तक चलता रहा। आपको यकीन नहीं है दोस्तों, लेकिन आप गूगल पर उठाकर रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह हिंसा 3 दिन तक चला। दिल्ली से यूनाइटेड अगेंस्ट हेट नामक संगठन की एक टीम इस हिंसा के तथ्य जानने के लिए वहां पर गई। उसकी रिपोर्ट में कहा गया कि उस दिन संकल्प फाउंडेशन और एबीवीपी के प्रभु पार्क से सुबह 8 बजे हवाई फायरिंग कर रैली शुरू की थी और रैली के साथ पुलिस के लोग भी मौजूद नहीं थे। जब दोनों गुटों के बीच विवाद हुआ, उसके बाद रैली में शामिल कुछ युवक बलराम गेट के पास आकर वहां खड़ी एक ट्रॉली में लदी ईंटों से पत्थरबाजी करने लगे। उस समय एबीवीपी समाचार चैनल, जी हाँ, एबीवीपी समाचार चैनल ने भी इस पर हिंसा की रिपोर्ट की और उसे तकरीबन वही बतलाया जो यूनाइटेड अगेंस्ट हेट की रिपोर्ट बताती है। जो यूनाइटेड अगेंस्ट हेट की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने पाया, सेम एबीपी ने भी ऐसा ही कुछ पाया। एबीपी चैनल के पंकज झा की रिपोर्ट का शीर्षक था देशभक्ति के नाम पर दंगा। इस रिपोर्ट के बाद पंकज झा को जान से मार देने की धमकियां तक दी गई। दिलचस्प ये रहा कि चैनल ने इन्हें शायद इंटरनेट से हटा लिया, क्योंकि आज खोजने पर भी वो नहीं मिलती है। पंकज झा की रिपोर्ट आज तक जैसे चैनल की उस भड़काऊ रिपोर्टिंग की काट रही थी जो पूछ रही थी कि भारत में नहीं तो क्या पाकिस्तान में जाकर फहराएंगे तिरंगा। दरअसल कासगंज में हिंसा पूर्व नियोजित थी, लेकिन ये योजना या साजिश हिंदुत्ववादी संगठन की थी। उसका मकसद हिंसा भड़काना था। बाइक रैली के पहले हवाई फायरिंग जियो हुई। बाइक पर बंदूक क्यों लहराई जा रही थी? चंदन गुप्ता को काफी करीब से गोली लगी थी। बाइक रैली से लोग अपनी बाइक छोड़कर भागे थे, वो किनकी थी? 26 जनवरी के बाद 3 रोज तक जो हिंसा हुई, क्या उसकी कोई सरकारी जांच हुई? क्या उसमें शामिल लोग गिरफ्तार हुए? क्या उन्हें सजा हुई? उस वक्त कासगंज के पुलिस प्रमुख ने चेतावनी दी थी कि ये हिंसा फैलने नहीं दी जाएगी। ये कहते ही उनका तबादला क्यों कर दिया गया? क्या इसलिए कि उन पर मुसलमानों का भरोसा था? क्या अदालत ने ये सवाल पूछे? नहीं, उसने पूछा कि ये सवाल पूछे ही क्यों जा रहे हैं। मानव अधिकार या नागरिक अधिकार संगठन को क्यों कासगंज में दिलचस्पी थी? क्यों वो फैक्ट फाइंडिंग कर रहे थे और क्यों मुसलमानों को कानूनी सहायता दे रहे थे? वो क्यों इंसाफ की खोज में लगे हुए थे? पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टी यानी कि PUCL ने अदालत की इस टिप्पणी की आलोचना करते हुए बयान तक दिया था। जी हाँ दोस्तों, अदालत के इस टिप्पणी को लेकर जो PUCL है, उन्होंने इस टिप्पणी पर अपना बयान दिया। उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि उनसे ठीक ही कहा है कि नागरिक संगठनों द्वारा फैक्ट फाइंडिंग गैर कानूनी नहीं है और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। NIA की इस अदालत ने जो फैसला दिया वो अन्यायपूर्ण है और उसकी अपील जरूर की जानी चाहिए। ये फैसला उन हिंदुत्ववादी संगठनों का हौसला बढ़ाएगा जो कासगंज जैसी हिंसा आयोजित करते रहे हैं। मुसलमानों के मोहल्ले में जबरन घुसकर हिंसा करना उनका अधिकार है। ये इस फैसले का एक निष्कर्ष है। पुलिस उस हिंसा को नहीं रोकेगी और मुसलमान अपनी रक्षा में कुछ नहीं कर सकते। 2018 की कासगंज की हिंसा के बाद के 7 सालों में इस तरीके की हिंसा की घटनाओं में काफी बढ़ोतरी हुई है। हिंदुत्ववादी संगठन और नेताओं को कोई सजा नहीं हुई है। इससे आगे बढ़कर अब अदालत कह रही है कि मुसलमानों की कोई मदद करना राष्ट्र विरोधी कृत्य है। लखनऊ की अदालत के इस फैसले से याद आया कि सर्वोच्च न्यायालय ने, जी हाँ, इस आर्टिकल में लिखा है कि लखनऊ की अदालत के इस फैसले से याद आया कि सर्वोच्च न्यायालय ने एहसान जाफरी की हत्या में इंसाफ के लिए उनकी पत्नी जाकिया जाफरी के 20 साल लंबे संघर्ष के बाद उनके खिलाफ क्या कहा था। सिर्फ उनके नहीं, इंसाफ की खोज में उनके साथ खड़ी तीस्ता से तलवार के खिलाफ टिप्पणी करते हुए अदालत ने नाराजगी जाहिर की थी कि वो इतने लंबे वक्त तक इंसाफ की मांग पर अड़ी रही और अदालत
इससे भी हैरान थी कि तीस्ता को इसमें क्यों दिलचस्पी हो सकती है कि जाकिया जाफरी को इंसाफ मिले। जरूर ये साजिश है। अदालत ने सरकार से कहा था कि वो इनके खिलाफ जांच और कार्रवाई करे। भारत में इंसाफ की खोज को अब अदालतें साजिश और राष्ट्रद्रोह मानने लगी है। यही इस बार के गणतंत्र दिवस का मुख्य विचारणीय प्रश्न है दोस्तों। इसे रुककर ठहर कर सोचिएगा जरूर कि ये जो भी हिंसा हुआ है उस हिंसा में किसे कसूरवार समझा गया है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।